और देश नहीं झुकने देंगे की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। योगी आदित्यनाथ ने यमराज वाली चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली चेतावनी दी है। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि जो अपराधी महिलाओं और व्यापारियों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका स्वागत खुद यमराज करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी दी है। अपराधियों को कहा है कि जो अपराधी उत्तर प्रदेश में महिलाओं और व्यापारियों को परेशान करने की कोशिश करेगा उसका स्वागत खुद यमराज करेंगे। यमराज स्वागत करेंगे, इससे कहने का क्या मतलब है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? पहले बयान सुन लीजिए। किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। एक बार दोबारा से सुनाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी महिलाओं और व्यापारियों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका स्वागत खुद यमराज करेंगे। सुनिए। किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। त्या कामराशी ठरवून चाललेला आहे का कामराला तुम्ही सुपारी दिली आहे? कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में इसीलिए आ रहे हैं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कुमार कामरा को। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा है। ये कला है, कला का प्रदर्शन है। कला में अगर उसने कुछ चीज की है तो उसको इस नजरिए से देखना नहीं चाहिए कि वो राष्ट्रद्रोही है। ईशा सालियन मामले में आदित्य ठाकरे का नाम क्या आता है? तुरंत लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये अचानक से सुपारीबाज कामरा सामने आया। ये ऐसे लोग जो सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी पर भी आक्षेप लगा दे, मैं समझता हूँ ऐसे लोग दंड के पात्र बनने चाहिए। जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। अब जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर। देखिए, कल से सवाल उठ रहे हैं कि कॉमेडियन जो कामरा है ना, कामरा ने कॉमेडी के नाम पर जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को टारगेट किया, उन्हें गद्दार कहा, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपशब्द कहे, क्या वो सुपारी कॉमेडी थी? सुपारी कॉमेडी, सुपारी कॉमेडी मतलब क्या होता है कि मनोरंजन के नाम पर किसी व्यक्ति या समूह को फायदा पहुंचाने के लिए किसी के कहने पर किसी और को आपराधिक तरीके से टारगेट करना। मतलब कहीं से सुपारी मिली, टारगेट कर दिया, सुपारी कॉमेडी। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुपारी कॉमेडी? अच्छा, यही बात, आरोप की शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही थी कि कामरा ने सुपारी लेकर शिंदे पर निशाना साधा और अब शिंदे ने भी कहा है कि कामरा का व्यंग सुपारी कॉमेडी की तरह थी। इसलिए मुंबई पुलिस कामरा की कॉल डिटेल हिस्ट्री के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉल डिटेल हिस्ट्री के साथ साथ कामरा के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इस कॉमेडी कांड में वो सिर्फ मोहरा है, चेहरा कोई और है, वो एक्टर हैं, डायरेक्टर कोई और है, स्क्रिप्ट राइटर कोई और है, कामरा की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी हमें नहीं पता। इसके अलावा कामरा पर सुपारी कॉमेडी वाले आरोप में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि गुमनाम कॉमेडियन की कथित कॉमेडी से मजा सिर्फ साफ उन लोगों को आ रहा है जिनके मन की बात कामरा ने कही। ये लोग कामरा की गाली वाली कॉमेडी पर ताली बजाते हुए इस अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, लेकिन कामरा के लिए ताली बजाने वाले अभिव्यक्ति की आजादी के कथित चैंपियन, कामरा पर छाती पीटने वाले
मुंबई से करीब 1300 किलोमीटर दूर चेन्नई की एक घटना पर फेविकोल खाकर बैठे हैं। यह खबर सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। चेन्नई में जानते हैं इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके सरकार के आलोचक माने जाने वाले यूट्यूबर के घर पर कल एक भीड़ ने हमला कर दिया। उस तरफ देखिएगा, ये देखिए, ये जो महिला है उसके घर में इस तरह से सीवर का गंद डाला गया। यूट्यूबर के घर पर अटैक किया गया, उनके घर में तोड़फोड़ करने के बाद सीवर का गंद उनके घर में डाला गया। देखिए उस तरफ तस्वीरें, यूट्यूबर। तब अभिव्यक्ति की आजादी पर थोड़ी ना कोई संकट था, तो लोकतंत्र मजबूत करने वाली दूसरी वाली तस्वीर है, क्योंकि इंडिया अलायंस के स्टेट की है। इतना ही नहीं, जानते हैं भीड़ ने सावुक्कू शंकर, ये नाम आपने सुना भी नहीं होगा, कोई बात ही नहीं करेगा इसकी। कामरा पर इतना शोर, शंकर पर मौन। शंकर की बुजुर्ग मां से बदसलूकी की। शंकर ने कहा कि उनके घर पर हमला इसलिए था क्योंकि उन्होंने दलित कारोबारियों के लिए जेट राउटिंग मशीनों से लैस वाहनों के आवंटन में एक किसी स्कैम का उन्होंने कोई स्कैम एक्सपोज कर दिया था। अभिव्यक्ति की आजादी है ना साहब, लेकिन उनके घर पर हमला हो गया। लेकिन कामरा मामले में अभिव्यक्ति की आजादी के सभी कथित चैंपियन चेन्नई में एक यूट्यूबर के घर में मैला डालने हमले पर चुप हैं, जबकि चेन्नई के यूट्यूबर शंकर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। जबकि कामरा की कॉमेडी सिर्फ शिंदे को टारगेट करके उन्हें गाली देने के लिए थी। इसलिए बीजेपी का आरोप है साहब कि शिंदे को गाली देने के बावजूद जिस तरह उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी पार्टी जिस तरह से एक सस्ते कॉमेडियन का बचाव कर रही है ना, उससे लगता है साहब कि कॉमेडी कांड के पीछे कौन है, कहीं साठगांठ तो नहीं है। वरना आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इतने सीनियर लीडर एक सस्ते कॉमेडियन का क्यों बचाव कर रहे हैं। इस मामले में कामरा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज सुबह 11 बजे उन्हें पेश होने का नोटिस पुलिस की तरफ से दिया गया था, जिस पर उन्होंने 7 दिन का समय और मांग लिया है। कामरा ने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वही कहा जो अजीत पवार ने शिंदे के बारे में कहा था, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। वहीं इस मामले में कंगना रनौत ने कहा है कि कॉमेडी के नाम पर किसी से गाली गलौज करना गलत है। योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे पर प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। सुनिए। कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी ज़माने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन हैं ये लोग जो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाए, जो ज़िंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है। अच्छा देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए साहब, उद्धव गुट, शरद यादव गुट, कांग्रेस, टीएमसी, सारी पार्टियां कामरा को यह कहकर कवर फायर दे रही हैं कि देश में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, कहने की आजादी है। ठीक बात है, होनी चाहिए। ये जो हमला हुआ, गुंडागर्दी हुई, गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब गुंडागर्दी की इजाजत लोकतंत्र में नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है साहब कि कामरा ने क्या अभिव्यक्ति की आजादी के लक्ष्मण रेखा को पार किया। किसी को गद्दार कहना कॉमेडी कैसे हो सकती है? लेकिन ये कहा जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी है, ज्ञान दिया जा रहा है साहब कि नेताओं को सहनशील होना चाहिए, कलाकार को आलोचना, तंज और टिप्पणी का अधिकार होना चाहिए, है ना, राइट टू फ्रीडम, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। सवाल ये कि साहब ये सहनशीलता का ये ज्ञान, अभिव्यक्ति की आजादी की ये बातें तब कहां चली गई थी जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तब कंगना रनौत ने सिर्फ एक ट्वीट किया था कि वो मुंबई में अनसेफ महसूस करती हैं और उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। इसके बदले यार ना बुलडोजर चलवा दिया गया था। तब उन्होंने कहा था कंगना ने, आज मेरा घर टूटा, एक दिन तेरा गुरूर टूटेगा। उद्धव सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कितनी सहनशील थी, इसका एक और उदाहरण केतकी चिताले नाम की एक अभिनेत्री भी है। केतकी को 2022 में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्होंने मई 2022 में फेसबुक पर एक कविता पोस्ट की थी।
उद्धव समर्थकों ने कहा था कि केतकी ने शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। 40 दिन जेल में साड़ा गया था केतकी को। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि उनका पोस्ट व्यक्तिगत आलोचना है, कोई सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाला नहीं है। छोड़िए ना, और बताता हूं, बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। आलोचना को लेकर कितने नेता सहनशील होते हैं, इसका एक और उदाहरण सितंबर 2020 में भी दिखा था, जब उद्धव समर्थकों ने एक रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा का मार मारकर मुंह तोड़ दिया था। गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने व्हाट्सएप पर एक कार्टून फॉरवर्ड किया था। इसलिए ये सेलेक्टिव आउटरीच जो है ना, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है अशोक पंडित साहब, फिल्मकार, वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ मुंबई से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ अनीश गढ़वे उद्धव गुट से हैं। अनीश जी स्वागत। किरण सोनावाने शिंदे गुट से, किरण जी आपका स्वागत। और शहजाद खान एक्टर हैं, जाना माना चेहरा है बॉलीवुड का। शहजाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं किरण जी आपसे। ये जो कहा, मैं उसको, चलिए मैं उसको कॉमेडी नहीं मानता, वो गद्दार कहना किसी को, लेकिन ये इस तरह से तोड़फोड़ करना, ये कहना कि जो है इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको इसकी भाषा में समझाएंगे, तोड़फोड़, मारपीट, ये भी तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कानून हाथ में लेने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? देखिए, हम लोग शिवसेना पार्टी से आते हैं और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। वो खुद पत्रकार थे। व्यंग क्या है और कला क्या है, इसके बारे में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से कोई ज्यादा नहीं जानता। जिस तरह से व्यंग, जिस तरह से वल्गैरिटी से एकनाथ शिंदे जी के ऊपर कुणाल कामरा जी ने टिप्पणी की है या गाना गाया है, पैरोडी की है, वो वल्गैरिटी के श्रेणी में आता है। मैं कह रहा हूं उसने गलत किया, आप सही कर रहे हैं। ये वल्गैरिटी के श्रेणी में आता है। उसने गलत किया, आप सही कर रहे हैं। देखो, इम्प्रॉम्प्टू पार्टी के वर्कर्स होते हैं, उनकी अपने नेता के साथ में एक अपनी भावनाएं रहती है। ये इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शंस है, उनका हम लोग भी समर्थन नहीं कर रहे। उनका इम्प्रॉम्प्टू, उनके साथ जो हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, उनका बेल हुआ है, और जो भी होगा वो कानून के तहत होगा ना। तो किरण जी कह दीजिए जो है कामरा को जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, उनको जान से मारने की, वो बता रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी कहां से धमकियां मिल रही हैं, जो हमला हुआ गलत हुआ उन पर, बस इतना बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा ये चीज, क्योंकि हिंसा को कोई नहीं जस्टिफाई कर सकता साहब। उन्होंने गलत किया मैं मान लूंगा, वो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस पर तो कोई बहस ही नहीं। अगर आप शिव सैनिक पहुंच जाए लाठी डंडे लेकर किसी के स्टूडियो को तोड़ फोड़ कर दे, वो देखिए तस्वीरें, आप बस ये बोल दीजिए गलत, ये हमला गलत, बात खत्म। देखिए सर, जब ये इंसिडेंट्स होने के बाद भी कुणाल कामरा के जो तेवर है वो देखिए ना। मैं तेवरों की बात आगे करूंगा, आपने जो किया वो गलत, आपने जो किया वो गलत। के बाद में जो भाषा है वो तो मैंने कहा, तेवर कानून ठीक करेगा ना। आपको किसने अधिकार दिया कानून अपने हाथ में लेने का? तेवर कानून सही करेगा ना सर, तेवर कानून सही करेगा, आप सही करेंगे। उनको, हमारे पार्टी वर्करों को गिरफ्तार किया है, उनके साथ में एफआईआर दर्ज हुई है, 40 लोगों को गिरफ्तार किया, ये तो सामने है ना। नहीं, अभी भी आपके नेता धमकी दे रहे हैं, अभी भी कई नेताओं की धमकियां आ रही हैं। क्या हमने इतना ही कल कपड़े फाड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये सब तो अभी भी चल रहा है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी, ये हमने कहा है। और उस बात के ऊपर नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? उस टाइप से हम लोग शिवसेना स्टाइल में देखेंगे ना जवाब। ये शिवसेना स्टाइल का क्या मतलब है? सब महाराष्ट्र को पता है शिवसेना किस तरह से जवाब देती है। कैसे ऐसे ही जैसे ये तोड़फोड़, फिर बैठे जस्टिफाई करने। आप फिर मैं कह रहा हूं कामरा ने गलत किया, उसको मैं जस्टिफाई नहीं ठहरा रहा, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो सही है, बस इतना बता, वो सही है, ये तरीका सही है, तोड़फोड़, कानून अपने हाथ में लेना। देखो, कार्यकर्ताओं की इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शंस थी, उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मैं आ रहा हूं। मेरे पास अनीश जी हैं उद्धव गुट से। अनीश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार अशोक पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक पंडित, ये गुंडागर्दी, ये इसका तो लाइसेंस नमस्कार नहीं है ना। नमस्कार अशोक जी। देखिए, अमन जी, ये जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई, सब कुछ हुई, इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या आपको पता है? इसमें सबसे बड़ी विडंबना है कि आपने एक थिएटर पे आक्रमण करके उसको बर्बाद कर डाला। उस थिएटर में कुणाल कामरा नहीं था। उस थिएटर में वो लोग थे जो एक शो देख रहे थे, जिसमें सीनियर लोग थे, जिसमें बच्चे थे जो एक शो परफॉर्म कर रहे थे। एक दहशत जो फैल गई उसके अंदर, जिस तरह से लोग भागे, ऐसा लगा कि कुछ दंगे हो गए और रिकॉर्डिंग शायद महीनों पहले हुई थी, डर के लोग भागे।
3-4 महीने पहले हुई थी रिकॉर्डिंग, तो मैं उस पर आना चाह रहा हूँ अमन जी, कि आपने अटैक जो किया वो उस पर नहीं किया जिसने बदतमीजी की और जिसने अब्यूज किया एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर को इस स्टेट के। वो आदमी अभी भी घूम रहा है और वो दादागिरी कर रहा है अभी भी। तो उस पर अटैक होना आपने चाहिए जो था क्या? तोड़फोड़ की, आप वो स्टूडियो पे वो जो किराए पे जगह देता है, जहाँ पर आर्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ थिएटर होता है, जहाँ म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आपने उसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद बीएमसी ने भी आके तोड़ दिया उसको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसने अब्यूज किया है, जिसने गंद फैलाई है, जो खुद एक गंदा इंसान है, जिसने इतनी बदतमीजियां की और करता जा रहा है, वो पिछले 5 साल से करता जा रहा है वो बदतमीजियां, वो तो खुला आपको चैलेंज दे रहा है कि सर मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। तो विडंबना ये है, आप किस तरीके से उस राक्षस को, उस बंदे को हैंडल करते हैं, उस पर ज्यादा सोच होनी चाहिए, न कि आप एक आम आदमी को जो आके बैठा हुआ है, जो प्ले देख रहा है, आपने वहां पर तोड़फोड़ मार दी और आतंक मचाया। तो मैं उसको कंडेम करता हूं। लेकिन एक बात बहुत समझनी जरूरी है अमन जी, कि कुणाल कामरा एक मेंटल रिटार्डेड केस है, उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर उसको मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी तो इसी तरह से सड़क पर किसी ने पत्थर मारता हुआ नजर आएगा आपको। उसकी एक हरकत, आप क्या क्या बोलता है, क्या क्या पोएट्री बोलता है, क्या गाता है, क्या नहीं करता है, मैं उस पर जाता हूं। उसकी एक हरकत, जब उसने चलते हुए एयरक्राफ्ट पे, उड़ते हुए एयरक्राफ्ट पे एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की थी, ये एक पागल आदमी कर सकता है, एक आम आदमी कर सकता है, एक बदतमीज आदमी कर सकता है, एक ऐसा आदमी कर सकता है जो देश के खिलाफ हो। और इसकी सारी पोइट्री, सारा कॉमेडी जो इसका है वो एंटी इंडिया है, वो देश के खिलाफ है और उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको किराए पे रखा हुआ है। ये रेंट कॉमेडियन है, ये सटायर नहीं है। सटायर तो आर के लक्ष्मण साहब का था, सटायर तो शरद जोशी जी का था। कोई भी बुरा नहीं मानता था। जानकारी होगी कोई किसने रेंट पे रखा है, किसने? वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लिए काम करता है, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, जो पार्टीज ने उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ है, उसको बढ़ाई दी है। जब कंगना रनौत पे अटैक हुआ तो उसकी तारीफ की उसने। तो ये बहुत ही नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है। इसको आज तक बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ ये नहीं दिखा इस सो कॉल्ड कॉमेडियन को। कॉमेडी के नाम पे धब्बा है, ये कॉमेडी नहीं है, ये पॉलिटिकल हारागिरी है। मैं कह रहा हूं वो धब्बा है, वो बदतमीज आदमी है। इसको मैं कह रहा हूं, एक मिनट ना सुनिए अशोक भाई, वो धब्बा है, वो बदतमीज है, लेकिन ये कोई ग्राउंड थोड़ी ना एफआईआर के। कोई बदतमीज है तो एफआईआर, कोई धब्बा है तो एफआईआर। एफआईआर के लिए तो कोई लीगल स्ट्रॉन्ग बैक होना चाहिए। शहना जी मेरे साथ है। अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बोलिए अमन जी, उसने बदतमीजी की है, अमन जी उसने किसी शख्स की, वो चाहे लीडर हो चाहे नहीं हो, एक आम आदमी है, उसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है, उसने उसकी बेइज्जती की है, उसने उसको माफी के दलाल कहा साथ है, मैं कह रहा उसने हूं गद्दार मेरी कहा है। आपसे थोड़ी ना आपने गाली दी है, मेरी और आपसे आप थोड़ी माफी ना नहीं मांग रहे इत्तेफाकी है कि भाई जब कोई पब्लिक फिगर होता है ना, जब कोई सार्वजनिक पद पर होता है, तो फिर इस तरह की आलोचना, तंज, इस तरह की चीजें वो उसको शायद संभवतः उसके लिए जिस तरह की गुंडागर्दी हुई है वो भी आप सोचिए। मोदी के लिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, छोड़ दीजिए ना, क्या क्या मतलब वो आलोचना के नाम पर ही कहा गया ना उनको, मौत का सौदागर और पता नहीं कितनी गालियां, भद्दी सब कुछ कहा गया। कभी मृत्यु कामना, हाय हाय मोदी मर जा तू, सब कुछ। कभी बीजेपी के समर्थकों ने गुंडागर्दी करी इस तरह की, जिसने कहा उसके जाके तोड़ दिया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हाय हाय मोदी मर जा तू। मैं फिर मोदी ने भी तोड़फोड़ को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं बताती हूँ आपको, तोड़फोड़ को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी गुंडागर्दी है, ये भी वायलेंस है, ये भी गुंडागर्दी है। अशोक जी, मैं अनीश गढ़वे आपके साथ, अनीश गढ़वे आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बार शहना एनसी कुछ कहना चाह रही है। अनीश जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले शहना एनसी जो तोड़फोड़, हिंसा, स्टूडियो जाकर फोड़ देना, तोड़ देना, लाठी डंडे, छोड़ेंगे नहीं, कपड़े फाड़ेंगे, ये सब ये सही है क्या? वो गलत है कामरा, आप सही है? सर्वप्रथम कॉमेडी होती है, वल्गैरिटी है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के आप हमारे नेता को बोलेंगे जो एक एस्पिरेशनल स्टोरी है, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर मुख्यमंत्री बनते हैं, और आप उनको गद्दार यानी कि ट्रेटर बुलाते हैं, और आपको लगता है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी अलग लोग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिएक्शन सही था,
लेकिन जब भावनात्मक मुद्दा होता है तो ये वही कुणाल कामरा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक बुलाया, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ जो किया, बनियास के ऊपर टिप्पणी की। आप ह्यूमर के गाब में ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ह्यूमर और ह्यूमर इज द एसेंस ऑफ लाइफ, लेकिन बहुत सारे लोग थे, आर के लक्ष्मण हो, बाला साहेब ठाकरे खुद हो, और यहाँ तो स्पष्ट दिखाए, मारियो मिरांडा, इतने सारे नाम हैं जिन्होंने कॉमेडी किया, लेकिन उन्होंने ह्यूमिलिएशन नहीं किया, उन्होंने सेंटिमेंट को ऐसे खत्म नहीं किया जहां आप गद्दार बोलते रहें और हम चुपचाप सुनते रहें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कॉमेडियन का काम है कॉमेडी। यहाँ तो आप एक राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं जो रेंटेड है एज अ कॉमेडियन, और आपका एक एजेंडा है, आप एक पपेट हो उबाटा सेना। और मैं एक चीज आपसे सवाल पूछता हूँ, गद्दार कहने पर आपत्ति है ना? गद्दार कहने पर आपत्ति है ना? गद्दार, मैं कह रहा हूँ क्या शाइना जी, गद्दार कहने पर आपत्ति है ना? गद्दार कहने पर आपत्ति है ना? बहुत सारे चीजों पे आपत्ति है। नहीं, गद्दार बहुत सारे क्लासेस, सवाल बुरा लगेगा, लेकिन गद्दार तो अजीत पवार ने भी, जो कह रहा है कामरा कि गद्दार तो अजीत पवार ने भी कहा था। देखिए, आपने उनको एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का क्या एक आकांक्षा अपेक्षा नहीं हो सकता है, एक एस्पिरेशनल स्टोरी नहीं हो सकता है। और कॉमेडियन का काम क्या है? कॉमेडी या एक राजनीतिक विश्लेषक बनना, और ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, गद्दार तो अजीत पवार ने भी कहा था, पैकेट के लिए। तो उनके ऑफिस में कोई ऐसी तोड़फोड़ शिव सैनिक पहुंचे क्या? कंट्रोवर्सी किया है, गद्दार तो अजीत पवार ने भी कहा था। He is not new to controversy। उन्होंने सिर्फ मीडिया लाइमलाइट के लिए अपने आप को आकर्षित करने के लिए ये किया है। नहीं शाइना जी, मेरे सवाल को आप डेविएट मत करिए, मैं आराम से आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गद्दार तो अजीत पवार ने भी कहा था। बहुत सारे विश्लेषक हैं जो 2.5 साल में शिवसेना के ऊपर, हमारे नेता एकनाथ शिंदे के ऊपर सरकार चला रहे हैं, आप अपने सवाल को अवॉइड कर रही हैं। गद्दार अजीत पवार ने भी कहा था। जो कोई कहे कि उनके साथ तो आप सरकार चला रही हैं। आप उसी दृष्टि से चेरी पिक मत कीजिए, पूरा उनका बयान सुन लीजिए, पूरा जिस ढंग से उन्होंने गाना गाया सुन लीजिए, एक मैं कह रहा हूं वो आदमी कामरा ने गलत किया, मैं मान रहा हूं आपकी बात, ये कॉमेडी नहीं होती, ये नहीं होती बिलो द बेल्ट किसी पर हमला करना, गद्दार कह देना, पर्सनल कमेंट करना, व्यक्तिगत आलोचना, ये मैं मान रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मैम, यही गद्दार तो अजीत पवार ने कहा था, उनके साथ तो आप सरकार चला रही हैं। देखिए, जिसको जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एकनाथ शिंदे जी के बारे में 2.5 साल में भी लिखा, तो भी हमने कभी कार्रवाई या कोई अरेस्ट का गुंजाइश ही नहीं था। उबाटा के समय आपने देखा एबीपी न्यूज के साथ क्या हुआ, और मैं समझ गया शाइना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई एग्री विद यू, बट यही शब्द बाकियों ने भी इस्तेमाल किया तो गलत है। मैं तो मान रहा हूँ कॉमेडी नहीं होती, मैं मान रहा हूँ। अनीश जी, मैं सवाल मेरा ये है, जो कहा जा रहा है सुपारी कॉमेडी, कि किसी के कहने पर ये सब स्क्रिप्ट पढ़ी है, कामरा की स्क्रिप्ट राइटर कोई और है, ये कहा जा रहा है। और इसी दौरान उद्धव और आदित्य जी जिस तरह से बचाव कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। उद्धव और आदित्य जिस तरह से कामरा का बचाव कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, ये सारी चीजें, तो इसलिए इस आरोप को और बल मिल रहा है। अनीश जी, देखिए, सबसे पहली बात, कुणाल कामरा और हमारा क्या बहुत पुराना रिश्ता, ऐसा कुछ भी नहीं। इस कुणाल कामरा ने इसके पहले भी बहुत सारे चीजों पे ऐसी टिप्पणियां की है जिसमें उन्होंने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का भी एक दो बार अपमान किया है, जिसके ऊपर हमने उनके बारे में जो कहना था संसदीय पद्धति से या फिर लोकशाही पद्धति से, हमने उनका धिक्कार भी किया है। बात यह नहीं कि कुणाल कामरा ने क्या किया, किसके बारे में किया, लेकिन बात यह है कि हम किस तरह उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी शाइना एनसी जी ने जो कहा, देखिए, उन्होंने कहा कि वो एक कॉमेडियन है, उनको कॉमेडी करनी चाहिए, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे राजनीति में जो नेता लोग हैं वो आज इस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, अगर हम उनके क्षेत्र में उतर रहे, वो इस क्षेत्र में उतर गए, तो फर्क क्या पड़ता है? मेरा सबसे पहला सवाल, जो शिंदे गुट के जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे, उन्होंने नेशनल मीडिया पे कहा है हम शिवसेना स्टाइल में बताएंगे, आप शिवसेना को बदनाम ना करो।
मैं दोबारा आपको कहता हूं, अभी अभी आपने तमिलनाडु की शायद कोई एक न्यूज दिखाई है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसका हम लोग निषेध करते हैं। अगर इस तरह से विद्रोही बात करने के बाद अगर किसी के घर के बाहर जाके उसकी माता पिता के साथ के बदसलूकी की जाती है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं। अच्छा चलिए, फिर एक और निंदा कर दीजिए अनीश जी। वो मदन शर्मा को जो पीटा था, रिटायर्ड नेवी अफसर, नाक मुंह तोड़ दिया था, तो उसकी भी एक बार निंदा कर दीजिए। केतकी चिताले जी 40 दिन जेल में सड़ा था, उसकी भी निंदा कर दीजिए। कंगना के घर पर बुलडोजर, उसकी भी निंदा कर दीजिए। ये सारी निंदाएं, बड़ी लंबी लिस्ट है आप लोगों ने जो किया है। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। अच्छा जी अनीश जी, अगर बैठा हूँ ना तो सबका जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने उनको पीटा आज वो किस तरफ है ये भी जरा देखिए मानसिकता कहां से आती है। और आपके सामने आपने इतनी बार बोलने के बाद भी एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि तोड़फोड़ का हम समर्थन नहीं करते। अरे वो आप उनसे बेहतर है ना अनीश जी, वो तो है ही हिंसक लोग। आप लोग कह रहे हैं चलिए ठीक, आप लोग तो शांति प्रिय। अब एक मिनट मेरे को एक बार मुझे बोलने दीजिए। आप तो शांति प्रिय लोग हैं ना, शांति प्रिय है वो तो सैनिक स्टाइल में जवाब। आप तो शांति प्रिय हैं, तो एक बार जो मदन शर्मा को बेचारे अगर उनका परिवार देख रहा होगा तो उनसे एक बार माफी मांग लीजिए, जिस तरह से उनका नाक मुंह आंख वाँख सब फोड़ दिया था आप लोगों ने। जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था, आज वो लोग यहाँ पे बैठे। एक बार बोल दीजिए गलत हमला था। माफी मांगनी चाहिए। एक बार बोल दीजिए गलत हमला था। उन्होंने उनकी माफी मांगनी चाहिए। अरे आप तो शांति, क्या हो गया, शांति प्रिय एकदम से गायब हो गए। आप तो शांति प्रिय लोग हैं ना। मदन शर्मा पर हमला गलत, नहीं, एक सेकंड में आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। आप तो शांति प्रिय है ना अनीश जी, शांति प्रिय आदमी है। बोल दीजिए मदन शर्मा पर हमला गलत, बस इतना, एक लाइन, बाकी मैं आगे बढ़ जाऊं। जिन्होंने वो हमला किया उसने उसकी माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, केतकी चिताले जिन्होंने 40 दिन जेल में साड़ा, केतकी चिताले 40 दिन जेल में साड़ा, केतकी चिताले, उनको पूछो। केतकी चितले के बारे में मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ, एक केतकी चितले का और एक कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने जब मुंबई के ऊपर टिप्पणी की थी ना, जब वो मुंबई आई थी तो शिव सैनिकों ने काले झंडे दिखाए थे, उनकी भावनाओं को आहत पहुंची, उन्होंने काले झंडे दिखाए। उसके घर पे जाके जो बुलडोजर चला है ना, वो कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई कानूनी हुई है। उसके घर में अगर कुछ इलीगल चीजें रहेगी तो हुई रहेगी। आज भी देश में कितनी जगह कार्रवाई, फिर ऐसे तो फिर ये भी कार्रवाई लीगली हो रही है। 2 एफआईआर बीएमसी के अधिकारी हथौड़ा लेकर पहुंचे, बीएमसी के अधिकारी, और इलीगल चीजें हटाए जा रहे हैं। अगर कानून के दायरे में कोई भी चीज आती है तो करे कार्रवाई। सर कानून के दायरा आप थोड़ी ना तय करेंगे। जब मदन शर्मा का मुंह तोड़ा, केतकी चिताले को 40 दिन कोर्ट ने टिप्पणी की थी, हाई कोर्ट ने कहा था, याद करिए, हाई कोर्ट ने। आपने केतकी चिताले का वो जो भी उसने कुछ लिखा था कभी सुना भी है आपने? नहीं तो क्या सुना रहेगा तो जेल में। मैंने हाई कोर्ट ने क्या कहा वो सुना। हाईकोर्ट ने कहा व्यक्तिगत आलोचना थी, सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं थी। हाईकोर्ट से तो बड़े नहीं है आप। उसको बेल कंडीशनल मिली है। तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी ना, आप किसी के व्यक्तिगत और सुनिए पहली बात, ठीक है। चिताले ने क्या कहा पता है? शरद पवार जी को कैंसर हुआ है, उनकी जो चेहरे की अभी स्थिति है उसके अंदर से जो मुंह से लाल टपकती है उसके बारे में गंदे गंदे शब्द उसने कहे। ये तो सीधा उनका नाम लेके कहा गया। तो ये अभिव्यक्ति क्या ने अपने पूरे, सुनिए तो ये गद्दार कह रहा था भाई, आपकी वहां से भावनाएं आहत हुई, तो ये गद्दार कहना सही क्या? गद्दार जो कहा। एक मिनट, कुणाल कामरा ने कहीं भी किसी का भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं आप लोगों की। वहां शरद पवार जी को लेकर कह दिया, 40 दिन जेल में डाल दिया, मदन शर्मा का मुंह तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं, कैसे पता चला कि इनको गद्दार कहा है? एक मिनट शहजाद खान, एक कमेंट आपका। एक मिनट शहजाद जी आप बोलिए। शहजाद जी, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए सब कहने की, या ये गद्दार कहना अभिव्यक्ति की आजादी की लक्ष्मण रेखा को पार करना है? शहजाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी शहजाद जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुणाल कामरा ने कहा है बिल्कुल गलत कहा है। ठीक, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना इट इज़ नॉट जायज़। वो क्या थे वो भूल जाइए, वो क्या है। कोविड के टाइम मैंने खुद देखा है शिंदे साहब ने कितना काम किया है, और जब वो सीएम थे महाराष्ट्र के तब कोई दंगा, कोई फसाद, कुछ नहीं। ऐसे इट्स इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल थिंग विच मिस्टर कुणाल कामरा हैज डन। ठीक है। एंड आई थिंक जैसे हमारे पंडित साहब ने कहा कि ही नीड्स मेंटल रिहैबिलिटेशन। मेरे ख्याल से जेल से ज्यादा उनको मेंटल रिहैब में भेजना चाहिए, क्योंकि उठे छुटे वो बोल देते हैं
और कोई पर्सनल किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको बोलना, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलिए कि नौकरी नहीं है, पैसे ये है, हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें बोलने की, लेकिन एक किसी शख्स को टारगेट करना, ठीक है, जो इतने अच्छे हैं, जो जिनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा 2.5 साल का, जिसके जितनी तारीफ की जाए उतने कम। कामरा को नहीं अच्छे लगते हो तो उनके एक्सप्रेशन है, उनके व्यक्ति की आजादी, उनको नहीं अच्छे लगते? नहीं, दैट इज ठीक है, वो उनकी मर्जी है, हर आदमी के अपने अपने देखने का पहलू होता है। हाँ। और तो उसके लिए उनको मेंटल रिहैब में भेजिए ताकि उनकी जो दिमागी स्थिति है ना वो ठीक हो जाए। और जो स्टूडियो तोड़ा गया है वो कामरा का नहीं था शायद, वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी 4-5 महीने पहले, वो आप वीडियो अपलोड हुआ। अशोक पंडित, अशोक पंडित और शाइना जी, एक कमेंट जल्दी से आपका। पहले अशोक पंडित, आपका एक कमेंट, क्योंकि एनसीपी भी कह रही है ओवर रिएक्ट कर दिया साहब, ओवर रिएक्ट, एक जोक 2-2 एफआईआर, गिरफ्तारी की तलवार, 2-2 एफआईआर, एक जोक, ओवर रिएक्ट कर दिया। एनसीपी कह रही है सर, एनसीपी सहयोगी। अमन जी मैं एक बहुत सिंपल सी सवाल पूछना चाहता हूं उद्धव जी से और जितने भी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, कांग्रेस के नेता, कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप सेम डायलॉग्स में जो कुणाल कामरा ने कहा है, सेम डायलॉग्स में अगर उसका रेफरेंस इनके लीडर्स पे आए, शरद पवार पे आए या उद्धव ठाकरे पे आए, किसी पे आए, ये बर्दाश्त करेंगे क्या? अपने दिल से पूछिए, करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी शख्स को इस किस्म की भाषा से संबोधित करना, इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा वायलेंस ही नहीं है कोई। अच्छा जी, इससे बड़ा वायलेंस नहीं है, पत्थर से बड़ा वायलेंस ही है कि आप किसी की इज्जत, किसी का रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आघात पहुंचा रहे हैं आप। और आपको हक किसने दिया इस तरह से बातें करने का और इस किस्म से भाषा का इस्तेमाल करने का? इसके घर के संस्कार फॉल्टी है, ये पता नहीं कैसे संस्कार में पला हुआ है, ये हिंदुस्तान का शख्स लगता ही नहीं आदमी है। ठीक है, इसकी मर्जी आती है, जो कुछ शब्द बोलने होते हैं ये बोलता है। ठीक है, एनसीपी कह रही है ओवर रिएक्ट कर रहा है, आप लोगों ने ओवर रिएक्ट किया। एनसीपी मैम, अभिव्यक्ति की आजादी का मजाक आप जब करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता अलग रिस्पॉन्ड करेंगे, नेतागण अलग, और शायद आप और हम भी अलग। हमारी एक प्रतिक्रिया रहेगी कि हम सोशल मीडिया पे जाएं या फिर टेलीविजन डिबेट्स पे बोलें हम क्या सोच रहे हैं। कार्यकर्ता के मन में शायद वो जलवा के साथ साथ वो आक्रोश भी, क्योंकि ये नेता ने जमीनी स्तर पे इतना काम किया है उनके लिए कि वो सभर के बाहर है। लेकिन भावनाएं आती हैं तो तोड़फोड़ कर सकते हैं ना। आप देखिए, आप इंटरजेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं मेरे पॉइंट का। मैंने कहा कि कानून को हाथ में लेना ये गलत है, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, हुई है, गिरफ्तारी हुई है। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि समाज में अमन शांति न बना रहे, लेकिन जब आप ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ वल्गैरिटी में अंतर नहीं करेंगे तो ये रेंट कॉमेडियंस बहुत सारे उभर के आएंगे, तो ये मिसाल बनना चाहिए। शुक्रिया अशोक पंडित, शहना जी आपका, अनीश भाई आपका, शहजाद भाई आपका। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमित शाह ने बहुत बड़ा हमला बोला है, राज्यसभा में बड़ा बयान दिया मुस्लिम आरक्षण संविधान में बदलने को लेकर। उन्होंने कहा, तंज कसते हुए कहा कि 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं आने वाला है। आपको याद करिए, डीके शिव कुमार ने न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा था कि संविधान बदलने, कुछ फैसले संविधान बदलने वाले होते हैं, उस पर अमित शाह ने कहा है कि नंबर ही नहीं आने वाला 15-20 साल तक। एक बार सुन लीजिए। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है, और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे से। परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। किसी लुटेरे के नाम पे मेला नहीं लगेगा। परमिशन नहीं इस साल कुछ भी। आप लोग भी मायूस होंगे? हाँ साहब, तो मायूस होने कर गया। बताओ आज के दिन क्या रौनक हो गई है। एक निर्भया हत्यारा की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है। एक धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचा करके किसी प्रकार के आयोजन को करना गलत है। एक बार फिर से हाई अलर्ट है। पुलिस यहां कई बार फ्लैग मार्च कर चुकी है। इस हाई अलर्ट की दो बड़ी वजह है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। पहली वजह
लुटेरे की याद में लगने वाला नेजा मेला, उस पर प्रतिबंध। संभल में फिर हाई अलर्ट है, जहां तनाव की वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दूसरी बड़ी वजह, समाजवादी पार्टी के सांसद संभल दंगों के आरोपी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ प्रशासन के एक्शन को लेकर। ये दो बड़ी खबरें आज की। संभल में फिर हाई अलर्ट। कल जानते हैं बर्क के कथित अवैध निर्माण वाले घर की नपाई हो चुकी है। सांसद, ये तस्वीरें भी चल रही हैं, बर्क के घर पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है, कोई अतिक्रमण हटाने की, क्योंकि नपाई हो चुकी है। ये देखिए आप वो तस्वीरें, अधिकारी वहां पर पहुंचे, सांसद बर्क के घर की नपाई कि कहां कितना कौन सा एक्स्ट्रा जो है इलीगल एंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है। कल बताया जा रहा है कि बर्क के कथित अवैध निर्माण वाले घर की नपाई के बाद आज यूपी पुलिस संभल दंगों को लेकर बर्क को नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन घर पर बर्क या उनके परिवार का कोई नहीं मिला। इसलिए अब यूपी पुलिस की एक टीम उस नोटिस के साथ दिल्ली आ रही है बर्क को नोटिस देना। ये देखिए, ये साहब है बर्क, माननीय सांसद है, आरोपी हैं। बर्क को संभल हिंसा केस में पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इस नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दो जगह से, एक तो इधर से नोटिस, उधर से घर की नपाई। बर्क पिछले साल संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के केस में, दंगे के केस में आरोपी हैं। संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस बर्क के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे वक्त में कर रही है जब 2 दिन पहले संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जामा मस्जिद के जफर जो है वहां पर हैं, जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि जामा मस्जिद के सदर हिंसा के साजिशकर्ताओं में से एक है। पुलिस की मूवमेंट संभल में है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद बर्क को पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया जा रहा है। इसलिए बर्क समर्थकों का आरोप है साहब कि यूपी पुलिस उन्हें पूछताछ के नाम पर बर्क को अरेस्ट कर सकती है, सांसद को, क्योंकि जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया था। इसके अलावा बर्क के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का भी खतरा। ये तस्वीरों पर नजर रखिए, क्योंकि कल ही बर्क के विवादित घर की दर्जन भर अफसरों ने नपाई की थी। संभल हिंसा के बाद बर्क के निर्माणाधीन घर को अवैध बताकर प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बर्क से घर का नक्शा मांगा था, जिसे वो अभी तक जमा नहीं करा पाए हैं। सुनिए। कि नोटिस तामील कराने के लिए आए थे, हमारा कोई काम नहीं है, नोटिस तामील कराना था, लेकिन सांसद जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए शायद नोटिस तामील नहीं हो पाए। देखिए, बर्क के खिलाफ कार्रवाई के अलावा दूसरा तनाव नेजा मेले पर बैन को लेकर है। नेजा मेला ये अब तक के इतिहास में दूसरा मौका है जब संभल में ये लुटेरा डकैत है, महमूद गजनवी का भांजा सालार गाजी। ये गाजी कहते हैं कि औरंगजेब से भी ज्यादा क्रूर था ये, मतलब क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप, मुगल आक्रांता लुटेरा गाजी। अब उसकी याद में नेजा मेला लगता है हमारे देश में, भारत में। पिछले साल भी प्रशासन नेजा मेला लगाने की इजाजत नहीं दी, इस साल तो मना कर दिया, साफ नहीं लगेगा साहब। मेला कमेटी को कह दिया गया कि किसी लुटेरे हत्यारे के नाम पर कोई मेला वेला नहीं लगेगा यहां पर। संभल में जिस जगह ये मेला लगता था वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस फोर्स, और यहां झंडा लगाया जाता था, इसके अंदर भी मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। इस मेले की शुरुआत आज से होनी थी, आज, यानी जिस जगह पर एक लुटेरे की याद में सदियों से मेला लग रहा था वहां योगी राज में सन्नाटा है, कोई मेला नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये दो तस्वीरें हैं, सदियों तक मेला लगता रहा एक लुटेरे के नाम पर, आज देखिए सन्नाटा पसरा है, योगी राज। मेले की बजाय पुलिस का पहरा दिखाई दे रहा है, लोग परेशान हैं, कुछ गाजी प्रेमी लोग हैं साहब हमारे देश में। नेजा मेले पर योगी सरकार के प्रतिबंध से भड़के अखिलेश यादव आक्रांता गाजी की याद में लगने वाले मेले की तुलना महाकुंभ से भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर महाकुंभ मेला लग सकता है तो नेजा मेला, सोचिए नेजा मेला क्या है, एक आक्रांता क्रूरता के मामले में औरंगजेब का बाप कहे जाने वाले गाजी की याद में लगने वाला मेला अखिलेश जी की तुलना कर रहे महाकुंभ से। जिस लुटेरे को गाजी को क्रूरता में औरंगजेब का भी बाप क्यों कहा जाता है ना, उसके नाम पर लगने वाले नेजा मेले का अर्थ क्या है वो मैं आपको बताऊं। दरअसल नेजा शब्द का अर्थ होता है भाला। नेजा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक। इस शब्द का इस्तेमाल राज चिन्ह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नेजा भारत में एक आक्रमणकारी जीत का प्रतीक था और दुर्भाग्य से इस प्रतीक को सदियों तक मनाया गया। हर साल मेले की शुरुआत में एक भाला गाड़ा जाता था और अब नेजा मेले पर प्रतिबंध से कुछ लोग भड़क गए हैं। और एक अच्छी खबर साहब, रमजान के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर एक खास गिफ्ट मिलने वाला है। इस गिफ्ट का नाम है सौगात-ए-मोदी। जी हाँ, मोदी की ईदी भी आप कह सकते हैं वैसे, जिसकी शुरुआत आज दिल्ली के निजामुद्दीन से हो चुकी है। इस योजना का मकसद यह है कि ईद जैसे बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके।
वो भी त्योहार पर जश्न मना सके, नए कपड़े पहन सके। सौगाते मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि मुस्लिमों को मोदी के इस गिफ्ट से कई विरोधी काफी चिढ़े हुए हैं। मोदी की ईदी से चिढ़ गए विरोधी। कोई इसे चुनावी पैतरा बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये मुसलमानों को ठगने की कोशिश है, पहले कुछ करो नहीं तो प्रॉब्लम, कुछ करो तो प्रॉब्लम। कोई कह रहा है साहब कि गिफ्ट देने से काम नहीं चलेगा, मोदी को मुसलमानों के खिलाफ परसेप्शन बदलना होगा। कोई कह रहा है कि मुसलमानों को ईद का गिफ्ट नहीं, रोजगार और शिक्षा दो। सवाल यह कि अगर प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सोच रहे हैं तो विपक्ष को उससे तिल मिलाने की क्या जरूरत। कई चिड़ इस वजह से है कि मोदी के गिफ्ट से उनका बचा कुचा वोट बैंक भी शायद हाथ से खिसक सकता है। देखिए, पहले आपको बताते हैं मुसलमानों के लिए मोदी के गिफ्ट में क्या है। आपकी जानकारी के लिए, जो इस सौगाते मोदी किट में जो सामान दिए जा रहे हैं उनमें सेवैयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े हैं। सवाल है कि देश के करोड़ों मुसलमानों में से वो 32 लाख मुसलमान कौन होंगे जिन्हें सौगाते मोदी मिलेगी। मोदी की तरफ से ईदी पाने वाले उन मुसलमानों को चुना कैसे जाएगा। अच्छा, बीजेपी ने इसके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार किया है। बीजेपी की ओर से बताया गया कि पूरे देश में बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी और 32,000 पदाधिकारी देश के 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। हर पदाधिकारी मस्जिद कमेटी की मदद से अपने इलाके के 100 परिवारों को सौगाते मोदी देगा। और आज निजामुद्दीन में सैकड़ों गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी दे भी दी गई है। कोई सौगात नहीं है, आपने ईद के मौके पे कुछ छोटा मोटा चीज किट दे दी 35 लाख मुसलमानों को। इसका क्या मतलब है? बिहार का चुनाव आ रहा है, आपको लगता है कि बिहार के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मुसलमान हमें पड़ जाएगा? आपके माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यक के साथ नरेंद्र मोदी जी का क्या रवैया है ये तो सब लोग जानते हैं, कोई छुपा हुआ है नहीं। जो अपने कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं रख सकता है, जो पार्लियामेंट असेंबली में एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकता है, वो मुस्लिम का हितैषी कैसे हो सकता है? तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर। सौगाते मोदी किट गरीब मुस्लिम महिलाओं को दी जा रही है पूरे देश में 32 लाख मुस्लिम गरीब परिवारों को। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कैंपेन बीजेपी चला रही है। बहुत अच्छी बात है।